हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और आज क्लास 7th भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। इस लेसन में संविधान सभा के बारे में जानेंगे और संविधान सभा में जो राजस्थान के सदस्य थे उनके बारे में जानेंगे। अच्छा लेसन है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हमारे देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब यह प्रश्न है कि हमारा संविधान कैसे बना, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ये आपको साथ में याद रखना है। चलिए संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो 3 मंत्रियों का एक दल था जो भारत भेजा था। किसने भेजा था? ब्रिटिश सरकार ने, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया था, यानी कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। दोनों ही बातों में आपको अंतर याद रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे लिखा है, सन 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। तो इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब यहाँ पर आप ये एक चित्र देख सकते हैं। इसमें संविधान सभा के सदस्य छपे हुए हैं। ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ये वाला चित्र देख सकते हैं। संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान की
मूल प्रति है जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देसी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। तो अब लिखा है संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। संविधान सभा में जितने भी राजस्थान के सदस्य थे उनके बारे में बताया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं। लिखा है संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। यानी कुछ सदस्य ऐसे थे जो राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे जो अन्य राज्यों के निवासी थे लेकिन राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ रियासत का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा रियासत के थे। माणिकलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा सायपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर और सरदार सिंह खेतड़ी। आगे लिखा है संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। तो ये जो ऊपर सारणी बनी हुई है इसमें जितने भी सदस्य लिखे हुए हैं ये राजस्थान के मूल निवासी थे, और नीचे जो ये सारणी दी गई है ये राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। लिखा है सर वीटी कृष्णामाचारी, ये जयपुर रियासत से संबंधित थे। CS वेंकटाचारी, ये जोधपुर रियासत से संबंधित थे। सरदार KM पन्निकर बीकानेर, सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर। इसके अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। कितने चित्र हैं? 22 चित्र हैं। और चित्रकार कौन हैं जिन्होंने इन चित्रों का निर्माण किया है? वह हैं नंदलाल बोस। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया है। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये कृपाल सिंह शेखावत द्वारा चित्रांकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे इन सब के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य। सबसे पहले लिखा है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। जो राजबंदी थे उनके मुकदमों की ये पैरवी किया करते थे क्योंकि ये वकील थे। आगे लिखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। आगे बढ़ते हैं। माणिकलाल वर्मा। यहाँ चित्र में आप माणिकलाल वर्मा को देख सकते हैं। लिखा है माणिकलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ।
माणिकलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये याद भी रखिएगा। आगे लिखा है, वर्मा जी का लिखा हुआ पंछड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। ये गीत का नाम याद रखिएगा, पंछड़ा। आगे लिखा है, वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। अब लिखा है जय नारायण व्यास के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रशासक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो यही आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। यहाँ आप चित्र में जय नारायण व्यास को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बलवंत सिंह मेहता। लिखा है, बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। और ये आपको याद भी रखना है। आगे लिखा है, ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। और ये आपको याद भी रखना है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में ये मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। इन्हें चित्र में आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। आगे लिखा है दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। आगे लिखा है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा सायपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्होंने कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गई। 1930 से 1962 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा सायपुरा से संविधान सभा के ये प्रतिनिधि बने। आगे लिखा है जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। जसवंत सिंह जो महाराजा थे शार्दुल सिंह, उनके ये प्रधानमंत्री रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज बहादुर। यहाँ चित्र में आप राज बहादुर जी को देख भी सकते हैं। लिखा है भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको पता ही है। तो चलिए फिर से इनके बारे में लिखा हुआ है, जान लेते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ।
अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। यहाँ चित्र में आप हीरालाल शास्त्री को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। तो ये जितने 11 नंबर तक लिखे हुए थे, जो 11 सदस्य थे, वह थे राजस्थान के मूल निवासी। अब उन सदस्यों के बारे में जानेंगे जो अन्य राज्यों से थे लेकिन राजस्थान के प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। तो लिखा है सर वी.टी. कृष्णमाचारी। सर वी.टी. कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सी.एस. वेंकटाचारी। सी.एस. वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे। ICS थे ये। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार K.M. पन्नीकर। लिखा है केरल राज्य के रहने वाले सरदार K.M. पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सर टी विजय राघवाचार्य। तो सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये प्रशासनिक अधिकारी थे ICS। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया। लगान की दरें कम करने, अनेक लाल बाग हटा दिए गए तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। तो ये सभी सदस्य जो थे इनका संबंध राजस्थान से था। कुछ राजस्थान के मूल निवासी थे। 15 सदस्यों में से 11 सदस्य मूल निवासी थे। तो संविधान सभा में जितने सदस्य राजस्थान से संबंधित थे उन सभी के बारे में आपको बता दिया है। 11 सदस्य जो थे ये मूल निवासी थे राजस्थान के और 4 सदस्य अन्य राज्यों के रहने वाले थे लेकिन राजस्थान में प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे थे। तो उन सब के बारे में आपको बता दिया है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। शब्दावली पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का क्या अर्थ है? संविधान का निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह। जागीरदारी प्रथा क्या है? राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह और प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। लिखा है आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है कहलाता है। तो वह कहलाता है संविधान। 26 जनवरी 1950 को हम
26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ। तो 9वां लेसन यहीं पर होता है समाप्त। अब ये परिशिष्ट दिया गया है, एक अनुच्छेद इसमें दिया गया है, इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहा है महात्मा गांधी ने। चलिए पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920-21 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है। पोरबंदर के शुरुआती दिन, स्कूली जीवन का लड़कपन और 13 साल की उम्र में शादी हो जाने की घटनाओं का उन पर प्रभाव से इस महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सप्त अहिंसा और सत्याग्रह के सफल प्रयोगों की जानकारी मिलती है। यहाँ हम गांधी जी के एक प्रयोग का उनके शब्दों में ही अध्ययन करेंगे। लिखा है, साथ ही ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। ये शब्द महात्मा गांधी के ही है, उन्होंने ही लिखा हुआ है। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरडी बाबू और राम नवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंगिया बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। आगे लिखा है, अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए। बिना कैसे रह सकते थे। स्वयं सिंधी होते हुए वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं जिनमें से वे जिस प्रांत में जाएं उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो और जो किसी को यह मालूम न होने दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक हैं। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते और कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसे हिम्मत बंधाते थे। इसके बारे में बता रहे हैं गांधी जी, कृपलानी जी के बारे में। आगे लिखा है, मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे और अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। आगे लिखा है, जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का अज्ञान दयनीय था। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे अथवा माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। यहाँ की बात हो रही है चंपारण की। आगे लिखा है, उन दिनों वहां पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों को 3 पैसे दिए जाते थे। चाराने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशालाएं खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन व्यय दें। उसके दूसरे खर्चे की व्यवस्था हम करें। यहाँ गांव में पैसे की विपुलता नहीं थी पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। यानी लोगों के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, बल्कि वे अनाज दे सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पर वे अनाज देने के लिए तैयार हो गए थे। आगे लिखा है, क्योंकि शिक्षक के भोजन की व्यवस्था करनी थी और दूसरे जो खर्चे थे वो गांधी जी और उनके साथियों को करनी थी। आगे लिखा है, महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ ना लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी ना छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए।
इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयंसेवकों की मांग की। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमन और पुंडलीक को भेजा। बम्बई से अवंतिकाबाई गोखले आई, दक्षिण से आनंदीबाई आई। मैंने छोटेलाल, सुरेंद्रनाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहर पारीख मुझे मिल गई। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहर पारीख की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूरबा को भी बुला लिया था। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आगे लिखा है, शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संघ काफी था। श्रीमती अवंतिकाबाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारीख और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबा की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती, क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती थी। आगे लिखा है, चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है, क्योंकि इन्हें हिंदी भाषा नहीं आती थी। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि बच्चों को व्याकरण ना सिखाएं, बल्कि आप उन्हें रहन सहन का तौर तरीका सिखाएं कि कैसे हमें रहना है, यानी कि रहन सहन के जो तौर तरीके होते हैं, क्योंकि बच्चों को उनके बारे में नहीं पता था। आगे लिखा है, पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी, गुजराती, मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्जे में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जब बच्चे शुरुआत में स्कूल जाते हैं तो उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे उन्हें लाइनें करना सिखाई जाती हैं, फिर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। तो यही गांधी जी ने उन महिलाओं से कहा जो वहां पर पढ़ाने के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा कि जो गुजराती भाषा है और मराठी और हिंदी में कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्जे में मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है, अतः उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चली। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिकाबाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था और मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे न जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। आगे लिखा है, इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी, अतएव मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेहगांठ तो बंध चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में ना पड़े, राजनीति को ना छुए, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें, कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी ना रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो। सत्य के प्रयोग मेरी आत्मकथा से उद्धृत। तो ये गांधी जी की आत्मकथा से ही लिया गया एक अनुच्छेद है और इसमें चंपारण के बारे में बताया गया है कि वहां किस प्रकार उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की, सफाई वहां जरूरी थी, लोग रोगों से पीड़ित रहते थे, तो कैसे इन सब में सुधार किया गया। तो इसके साथ ही आज क्लास 7th भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8th की बुक की शुरुआत हो जाएगी और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ाऊंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, पर आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन बना रहता है और वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आती ही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी आपको डाउट हुआ करे आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।